बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा 6 लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। जुडिशल डिसीजंस एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत इजी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप में से कुछ लोगों की मैंने असाइनमेंट भी चेक की हैं और आप लोगों के पास जो बुक्स हैं वो भी मेरे इल्म में हैं। जैसे वो हामिद खान की बुक है और एक दो और बुक्स हैं और इसके अलावा वो एक खुर्रम आमर की जो है वो गाइड भी है। तो मैंने जो है ना वो सारा उसको देखा है। तो देखें, अगर हम सिंपल ये कहें ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो फिर तो उसका स्कोप बहुत ही वाइडर हो जाएगा। फिर हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब वो कहता है ना जुडिशियल डिसीजन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो फिर हम सिर्फ उसको जो मसलन एक कोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ना कि हम उससे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के हवाले से देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो काम किया है आपने वाइडर स्कोप के ऊपर किया है, जबकि जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ जुडिशल डिसीजन के हद तक है। अच्छा जी, जुडिशल डिसीजन क्या हैं कि डिसीजन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑब्वियसली। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि वो कोर्ट की जो डिसीजन है वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती। दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स एंड दोज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? सबसे पहला ये है, नो वन शुड बी अ जज ऑन कॉज। जहाँ पे जज का अपना इंटरेस्ट होगा वो वहाँ पे उस केस को जो है वो नहीं सुन सकता। दूसरा जो है वो क्या है, वो है मैक्सिमम आल्टरम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। और तीसरा क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर। तो यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने आपके लिए एक आउटलाइन तैयार की है, उसको देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। जुडिशल डिसीजन मीन अ डिसीजन मेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction. Natural justice means justice based on certain principles laid by the courts as being the minimum protection of the rights of the individual against the arbitrary procedure that may be adopted by a judicial, quasi-judicial and administrative authority while making an order affecting those rights, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस बेसिकली क्या है, जो उन सर्टन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे जो है वो दिया जाता है उसको जो है वो नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। मैंने नीचे एक लिखा है पैरा आप लोगों के लिए, ये देखें। जुडिशियल डिसीजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑन द वन हैंड, unlimited powers has been conferred upon the courts while making a decision in order to achieve the end of justice, and on the other hand those unlimited powers has been curtailed and controlled by holding that decision made by the court must be based upon certain principles, and those principles are called principles of natural justice। तो judicial decision और principle of natural जस्टिस के दरमियान जो एक रिलेशन है उसका आपको जो है वो पता चल गया, ठीक है। उसके बाद नेचुरल जस्टिस के बाद है अल्टरनेट टर्म फॉर नेचुरल जस्टिस, ठीक है। सब्सटेंशियल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस, फेयर प्ले इन एक्शन। अच्छा, समटाइम ना छोटी छोटी बात जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मुझे खुद याद है कि इस्लामाबाद में इंटरव्यू था सिविल जज का, तो वो हर एक को कह रहे थे कि भाई बताओ सब्सटेंशियल जस्टिस क्या होता है, सब्सटेंशियल जस्टिस क्या होता है। इवन उस वक्त मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब जब पढ़ा है तो पता चला है कि जो नेचुरल जस्टिस है उसी का ही दूसरा नाम सब्सटेंशियल जस्टिस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि नॉलेज की बात है। ये बेशक आप हेडिंग पेपर में ना लिखें, लेकिन अगर पेपर में वो आपको कहे प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल जस्टिस बताएं या प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस बताएं तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपको ये पता होगा कि नेचुरल जस्टिस को ही यूनिवर्सल जस्टिस कहते हैं तो यकीनन आप फ़ौरन उसका जो है वो वहाँ पे रिप्लाई कर सकेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? सबसे पहले है रूल अगेंस्ट बाइस, कि नो वन कैन बी अ जज इन ओज का, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक है।
कि अदर पार्टी को जो है वो सुना जाए, ठीक है। अच्छा, ये ना इसके दो भी हो सकते हैं, रूल ऑफ फेयर हेयरिंग भी हो सकता है और रूल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल opportunity to डिफेंड, ठीक है। अच्छा, ये मैं बताऊंगा, ये बेसिकली एक ही है, लेकिन आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं। और एक है स्पीकिंग ऑर्डर। अब इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रूल अगेंस्ट वाइस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों ने इसको डेप्थ में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो इन एडिशन टू योर होगी। मैं तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहूँगा, या मैं सिर्फ टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलूँगा, और आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो अपनी जगह पे स्टैंड करेगा। It is a settled principle of law that nemo juris causa sua, no one should be a judge in his own cause. It means the judge having an interest in a matter is disqualified from adjudicating the मैटर। बिलीव मी, आप ये थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे तो आपका वहाँ पे टाइम जो है वो क्या हो जाना, पूरा हो जाना। अच्छा, इसके साथ मैंने एक इलस्ट्रेशन लिखी है रूल अगेंस्ट बाइस के साथ, वो क्या है, where a decision was made in favor of a company by a judge, being shareholder of that company, it was held that decision was not based on principle of natural justice, as the judge was himself interested in the case। तो बोलिए जी, आपको समझ आ गई मेरी बात की, रूल अगेंस्ट बाइस की, ठीक है। आगे इसकी काइंड्स हैं ऑफिशियल बाइस, पर्सनल बाइस, पिक्यूनरी बाइस, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल बाइस क्या है, where the mind of the judge is not free to decide a case purely on a judicial ground and is directly or indirectly influenced by some other factor, it is called ऑफिशियल बाइस, ठीक है। इसको आप वो कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर बाइस भी कह सकते हैं, डिपार्टमेंटल बाइस भी जो है वो कह सकते हैं, कि जब जज जो है वो फ्री माइंड ना हो, वो किसी पॉलिसी के ताबे हो, तो उस सूरत में हम उसको जो है वो कहेंगे कि जब वो इम्पार्शल हो के वो नहीं कर रहा, तो हम उसको कहेंगे कि वो जो है वो ऑफिशियली बाइस है, ठीक है। पर्सनल बाइस क्या है, वेयर द माइंड ऑफ द जज इज इन्फ्लुएंस्ड इन फेवर ऑफ वन पार्टी और अगेंस्ट द अदर पार्टी, इट इज कॉल्ड पर्सनल बाइस। जब जज लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आ जाए या फेवरेटिज्म पे आ जाए, आपने सुना होगा जी चेहरे देख के फैसले किए जाते हैं, तो वो जज ही क्या जो चेहरे देख के फैसला करे, जो एक आम लायर के लिए डिसीजन होना चाहिए वही एक सदर सेक्रेटरी सबके लिए होना चाहिए, और जो एक सदर सेक्रेटरी के लिए जज का डिसीजन होना चाहिए ऑन द सेम फैक्ट्स, वही सब लॉयर्स के लिए होना चाहिए। एक आम लॉयर के जहन में ये एक मोमेंट के लिए भी ये बात ना आए कि ये जज साहब जो हैं ये जो है ये चेहरे देख के फैसला करते हैं या फेवरेटिज्म की बुनियाद पे जो है वो डिसीजन देते हैं। और क्योंकि इंटरेस्ट वो तो हमने ऊपर भी मिसाल जो है वो हमने देख ली है, ठीक है। तो जहाँ पे जज का अपना इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो, अब ऐसे नहीं हो सकता कि जज साहब की अपनी ही प्रॉपर्टी का केस उन्हीं के पास जो है वो लगाओ, तो वहाँ पे वो जो है वो केस जो है वो उसको नहीं सुनेंगे, ठीक है। इट्स हैपन वंस हैपन विद मी कि मैंने जो है वो लिखा कि ड्यू टू पर्सनल रीजन आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद द केस, और मैंने वो रेफरेंस बना दिया, और मैंने अलहदा से कॉन्फिडेंशियल तौर पे वो रीजंस भी लिखी कि मैं क्यों नहीं सुनना चाहता। तो फिर मैंने उसमें लिखा कि सम वन ऑफ देम इज़ माई रिलेटिव, वन ऑफ द पार्टी इज़ माई रिलेटिव, तो जिस वजह से मैं ये केस जो है वो नहीं सुनना चाहता, ठीक है। तो ये हो गया जी ऑफिशियल बाइस, पर्सनल बाइस, पिक्यूनरी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ, अच्छा जी, राइट ऑफ हियरिंग, ठीक है। It is a well settled principle of law that order no one should be condemned unheard। अब आप लोग इसको अपने अल्फाज में लिखिएगा। एक जजमेंट भी है, अगर मैं आपको बता सकूं, 2005 या 2007 SCMR पेज है 678, पेज है 678। अच्छा, ये जजमेंट अगर आप कोट करें तो आपका क्वेश्चन सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, ये जजमेंट क्या है, ये जजमेंट ये है कि इवन द अब्लीस वाज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी
on the principle of natural justice that audio ultimatum no one should be condemned hurt कि अल्लाह ताला ने उसने कहा मैंने सजदा नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने उसको डायरेक्ट सजा नहीं दी, सबसे पहले उससे पूछा है, उसको राइट ऑफ हियरिंग दिया है, उसको कहा है हाँ बताओ क्यों नहीं तुम जो है वो सजदा करना चाहते, ठीक है। तो उसने फिर बताया जो भी कि जी मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, ये है वो है, ठीक है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको सुनने के बाद सजा दी, ठीक है। तो वो अगर आप जजमेंट कोट कर सकें, दोबारा बताता हूँ, 2007 है, 2007 SCMR पेज 678 है, ये जजमेंट आप यहाँ पे जो है वो कोट करें। अच्छा, अब मैं इसकी इलस्ट्रेशन अच्छा याद रखिएगा कि इलस्ट्रेशन जो होती है ना वो आपका क्वेश्चन दूसरों से डिफर करती है। अगर 10 लोग हैं ना तो 2 लोग इलस्ट्रेशन लिख के आते हैं, जबकि वो तलाश ही ये कर रहा होता है कि ये बंदा कॉन्सेप्ट थ्रो करे। और जब आप एक इलस्ट्रेशन ठीक लिख देती हैं ना तो वो पढ़ते साथ ही वो आपकी ऊपर वाली इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है, वो कहता है यार जिसने एग्जाम्पल ठीक लिख ली इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है। वेयर ए केस वाज डिसाइडेड विदाउट गिविंग मैंडेटरी नोटिस टू द अदर पार्टी, इट वाज हेल्ड दैट डिसीजन वाज मेड इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड ऑन हर्ट। देखें, जहाँ पे नोटिस देना जरूरी है, अगर वहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया तो हम क्या कहेंगे कि उसको राइट ऑफ हियरिंग जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसको बाद में देखते हैं स्पीकिंग ऑर्डर को। ये देखें, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू हर्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस शुड आल्सो बी गिवन। यानी उसको आपने सिंपल एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं देनी, उसको रीजनेबल टाइम भी देना है कि वो हियरिंग के लिए जो है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताने लगा हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल है क्या। Where a party was summoned through publication in newspaper. Newspaper was published on 1/1/2021 and on the same day ex-party proceeding was initiated against the party. It was held that reasonable opportunity in the form of reasonable time was not provided to the party to appear before the court and produce their defense. देखिए मेरी बात सुनिए कि कोर्ट ने पब्लिकेशन का ऑर्डर किया अखबार इश्तिहार का। अब जिस दिन वो मसलन पार्टी को उस अखबार में ये कहा गया था कि तुमने इस दिन कोर्ट में पेश होना है, उसी दिन ही सुबह वो अखबार पब्लिश हुआ है। अब फर्ज करें अगर पार्टी कराची की और उसने लाहौर में पेश होना है, ठीक है, तो वो अगर उस दिन अखबार पढ़ भी लेगी तो उसने कैसे पहुंच जाना है, क्योंकि वो तो कराची बैठी है। तो ये क्या हुआ है कि उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या रीजनेबल टाइम टू डिफेंड द केस नहीं दिया गया। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक हिस्सा है कि आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी देनी है और फिर उसको रीजनेबल टाइम भी देना है कि वो उसको जो है वो डिफेंड कर सके। और एक जो लास्ट वन है वो है रीजनेबल डिसीजन, या इसको हम कहेंगे स्पीकिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे? स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर क्या है कि देखिए जज जो है वो अपना डिसीजन लिख देता है, मैं इसका दावा डिसमिस करता हूँ, ठीक है। तो अब जज को उसकी रीजंस भी देनी पड़ेगी। अब आप इसके अंदर वो डिस्कस करें ना कि एक जजमेंट के बच्चों कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल की जजमेंट है चाहे सिविल की जजमेंट है। क्रिमिनल में वो सेक्शन 366 है, ठीक है, CRPC का, और सिविल साइड पे ऑर्डर 20 है। तो क्या है वो ये है कि एक जजमेंट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है फैक्ट्स, ठीक है, दूसरी होती है फाइंडिंग्स, ठीक है, या नहीं दूसरे होते हैं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशंस, ठीक है, और तीसरा होता है फाइंडिंग विद रीजंस, ठीक है। फाइंडिंग क्या है कि जी मैं ये इसको इक्विट करता हूँ या इस मुलज़म को सजा देता हूँ, और फिर उसकी रीजंस क्या है, ठीक है, वो रीजंस यहाँ पे मैटर कर रही हैं। स्पीकिंग ऑर्डर से मुराद है कि आप पढ़ने वाला पढ़ के उसको पता चले कि बेशक ऑर्डर मेरे अगेंस्ट हुआ है लेकिन जज साहब ने ऑर्डर जो है वो ठीक किया है। तो हो क्या आपको समझ आ गई कि स्पीकिंग यानी रीजनड ऑर्डर या स्पीकिंग ऑर्डर से जो है वो क्या मुराद है, ठीक है। तो हो के इट इज़ अ सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ that a party is entitled to know the reason for decision of a case against it, so a decision by a court should be made through a speaking order. Speaking order mean well reasoned order, ठीक है।
अच्छा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मैंने आपको जो है वो बता दिया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डीलिंग विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आप प्लीज़ इसमें प्रेम्बल को डिस्कस करें। आर्टिकल 4 देखें, 9 देखें, 10 देखें, 10A देखें, वो जो कहता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, और 19A देखें, 25 देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ही ये बेस कर रहे हैं ना। ये भी आप 2 लाइनें लिख सकते हैं कि इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी हैं जो आप लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डायरेक्टली तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो वर्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल की, वहाँ से ये इंफर किया जा सकता है कि जो मसलन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो भी जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो प्रमोट करता है। अच्छा, जुडिशियल डिसीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपको अच्छा, अब आ जाए इसका स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, शुरू में तो ये सिर्फ कोर्ट्स के ऊपर ही अप्लाई करता था, लेकिन अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी अप्लाई करता है, और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अप्लाई करता है बल्कि हर किस्म की जो डिसीजन हैं, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजंस, उन सब के ऊपर ये प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा ये तो है ना। अच्छा, उसके बाद है ओरिजिन हिस्ट्री डेवलपमेंट, आप लोगों ने लिखी है, आप उसको देख भी लीजिएगा थोड़ा। ओरिजिन इसका क्या था, प्रिंसिपल ऑफ नेचर कॉमन लॉ से ये निकला है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुई इसमें। ठीक है, वो 2 लाइनें लिख रहे हैं कि जैसे जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर एक्सपेंड करता गया वैसे वैसे फिर वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी जो है उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ती गई। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्शन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि चाहे किसी स्टैट्यूट में ये बात लिखी है चाहे नहीं लिखी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेगा। लेकिन उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, अब ये एक्सेप्शंस भी आप लोगों ने लिखी हैं, मुख्तलिफ बुक्स में भी मौजूद हैं, काफ़ी सारी हैं। मसलन स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन क्या है, देखें ना, जहाँ पे स्टैट्यूट ही ये कहते हैं। मिसल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रायल इन एब्सेंशिया क्या है। ठीक है, कि मसलन बहुत सारी प्रोविजन ऐसी हैं CRPC के जहाँ पे ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है, तो वहाँ पे अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो अप्लाई नहीं हो रहा, बंदा तो मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि स्टैचू कह रहा है तो लिहाजा वहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं भी अप्लाई करेगा, तो वो स्टैचू जो है वो उसको क्या करेगा। अच्छा, उसके बाद नेसेसरी या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं कि मसलन इतने ज़्यादा लोग हैं, सबको बुलाया नहीं जा सकता, सबको सुना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। यहाँ मैटर इतना सेंसिटिव है, वो आगे कॉन्फिडेंशियल है कि वो उसको लीक नहीं किया जा सकता, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे बेशक वो राइट ऑफ हियरिंग वाला राइट ना भी पूरा हो रहा हो, तो वो इसकी एक जो है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्शन हो जाएगी। और भी हैं, वो आप लोग जो है उसको जो है वो देख सकते हैं। तो मेरा काम था कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट थ्रो करूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जो आपको लेक्चर देता हूँ ना, वो बातें वो होती हैं कि जो आप एक कहानी की सूरत में याद रख सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी तैयारी की ना, पेपर में बैठ गई हैं और आपको वो कहानी याद है, तो आप वो मेरी कहानी को ही मेमोराइज करके तो पेपर बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हैं, और आप के उस कॉन्सेप्ट को 4 चांद लग सकते हैं अगर आप उसके साथ एक आधी बुक कमेंट्री वाली या 1-2 गाइड्स, हेल्पिंग बुक्स उनको देख के अपनी आउटलाइन वगैरह जो है वो तैयार कर लें। तो मकसद ये है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर 2 मिनट में आप वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं अब अगले क्वेश्चन पे जाऊँ। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना हो रहा होता है एक क्वेश्चन के ऊपर, तो आप फंस जाते हैं, आपका फिर पढ़ने को भी दिल नहीं करता। आप कहते हैं मैं यहाँ से निकलूँ, मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हो, मैं ये क्वेश्चन तैयार करूं, तो मैं अगला सब्जेक्ट या अगला क्वेश्चन पकड़ूं। तो डैट इज़ वाई मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूं कि आपको उसके ऊपर जो है एक जनरल व्यू दे सकूं। थैंक यू सो मच डियर
एस्पायरेंट्स, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।